नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनके नियंत्रण के लिए किसान विभिन्न दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन रोगों के नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जो फसलों में ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। वर्तमान समय में आधुनिक खेती की तरफ किसानों को रुझान बढ़ रहा है दिनों दिन। तो आधुनिक खेती का मतलब एक तो प्रोडक्शन ज्यादा होने के साथ साथ में एक प्रोडक्शन शुद्ध भी होना चाहिए, जो इंसानों के लिए खाने में किसी तरह का रासायनिक दुष्प्रभाव न करे। तो इसलिए आधुनिक खेती में एक जैविक जो कल्चर होते हैं उनका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसान भाई फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उपज की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ इन रोगों के नियंत्रण पर दवाओं का खर्च भी अधिक लगता है। इन सब से बचने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है कि आप फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है जो मृदा जनित रोगों को रोकता है। इसका प्रयोग कई फसलों में कर सकते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, कपास, सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च, केला, राजमा, गोभी, मटर, सूरजमुखी इत्यादि। ये ट्राइकोडर्मा का होता है जो मुख्य रूप से फफूंदीनाशक के रूप में किसान उसको काम में लेते हैं। को बाजार में खरीदने के बाद में हम घर लाके उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसका कल्चर का, और डेवलपमेंट करने के बाद में उसको हम खेती के उपयोग में लेते हैं। इसका उपयोग करने का दो तरह का तरीका होता है हमारा। एक होता है बेसल डोज में काम में लेना, जो बेड बनाते वक्त उसको काम में लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है ड्रिप के थ्रू उसमें फसल में अप्लाई करने का। तो इसको हम घर लाने के बाद में दो तरह से उसको डेवलप करते हैं। एक होता है पानी में सीधा उसको डेवलप करना, और दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट या गले सड़े खाद में उसको डेवलप करना। पानी में ड्रम में डेवलप करने के लिए हम उसमें एक पहले 200 लीटर का पानी का ड्रम लेते हैं, उसमें करीब 180 लीटर पानी डालते हैं। शुद्ध पानी हो, किसी तरह का पौंड का पानी काम में नहीं लेते हैं, शुद्ध पानी उसको काम में लेते हैं। और उसमें 2 किलो गुड़ एक अलग से एक उसमें ओटा कर और उसको ठंडा करके छान कर फिर उसमें 2 किलो गुड़ को उसमें ड्रम में डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो कल्चर होता है, बाजार से लाया हुआ कल्चर या यूनिवर्सिटी से लाया हुआ कल्चर या एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय वगैरह से लाते हैं, तो उनको लाके उसमें ड्रम में छोड़ देते हैं। उसके साथ ही उसमें करीब आधा किलो हम बेसन मिलाते हैं, किसी भी तरह का दाल का बेसन हो। तो बेसन मिलाने के बाद में उसको हम डंडे से हिलाते रहते हैं। तो करीब 6 से 7 दिन तक इसको सुबह शाम दोनों टाइम उसको डंडे से हिलाते रहते हैं, और धीरे धीरे वो झाग देना शुरू कर देता है। झाग देने के बाद में जब झाग शांत हो जाते हैं करीब 6 से 7 दिन के बाद में, तो उसको हम ड्रिप के थ्रू अप्लाई करने के लिए उसको छान कर कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बनाने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम उसको काम में ले लेते हैं। ट्राइकोडर्मा का खेतों एवं फसलों में इस्तेमाल करके कई रोगों जैसे जड़ गलन, तना गलन, बीज सड़न, आद्र गलन, उकठा इत्यादि की रोकथाम बहुत कम पैसे में आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में जड़ गलन रोग आ रहा है तो आप इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करें, तो इससे आपकी फसल रोग से बच जाएगी और पैदावार अधिक मिलेगी। एक दूसरा तरीका होता है वर्मी कंपोस्ट या सले गड़े सड़े उसमें गोबर में उसको डेवलप करने का। तो उसके लिए हम एक क्विंटल पहले सड़ी गली गोबर का खाद लेते हैं, या फिर उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट लेते हैं 1 क्विंटल, और उसमें 2 किलो हम ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर होता है लाया हुआ वो उसमें डालते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें अच्छी तरह से नमी करते हैं। करीब 50 से 60% नमी करने के बाद में उसको छाया में रखते हैं। छाया में रखकर उसको अच्छी तरह से टाट से हम ढक देते हैं और उसमें नमी बनाए रखते हैं हमेशा करीब 10 दिन तक।
और 10 दिन करीब 8 से 10 दिन बाद में उसमें दोबारा से फिर पलटी निकालते हैं एक बार, फिर उसमें नमी करते हैं और फिर 8 से 10 दिन तक उसको फिर रख देते हैं। तो करीब 20 दिन के बाद में अच्छी तरह से कल्चर उसमें डेवलप हो जाता है और उसको हम बेड बनाते वक्त उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी भी तरह का अगर फंगस होता है हमारी ज़मीन में तो वो उसमें कंट्रोल हो जाता है ट्राइकोडर्मा से। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है, वे किसान इस समय अदरक की बुवाई करके आने वाले समय में अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भूमि के चयन से लेकर उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खाद उर्वरक प्रबंधन और बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा प्रधान। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों से कि अदरक की खेती के लिए सबसे पहले वो खेत का चुनाव करें जहाँ दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो। और सबसे बड़ी बात है कि खेत में जल निकासी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग उर्वरक की मात्रा सही दें तो प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद 300 क्विंटल और नेत्रजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, डीएपी 50 केजी और पोटास लेना है 80 से 100 केजी, क्योंकि पोटास का मात्रा कुछ अधिक है, इसलिए कि जो नीचे में कंद बैठते हैं उसके लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके बाद ये देखना है कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो जिंक सल्फेट और बोरेक्स प्रति हेक्टेयर 20 किलो के हिसाब से डालें। फिर ये और उर्वरक की जब मात्रा खेत में डालें उस समय ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि नेत्रजन को उस समय नहीं डालें। बाकी जो हमारा उर्वरक है पोटास, डीएपी और जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले हैं उसको जिस समय हम खेत तैयार करते हैं उस समय डालें। और जो हमारा नेत्रजन है उसको 3 भाग में हम लोग बांट लें। उसके बाद जब सिंचाई करें तब यूरिया का उपयोग छिटने के काम में करें। और ये छायादार जगह में भी लगाया जा सकता है, जैसे बाग बगीचा जहाँ लगे हैं वहाँ भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद किसान भाइयों का उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। तो उन्नत प्रभेद में बहुत सारे हैं, सुरभि, सुरुचि, सुप्रिया, मरान, नादिया। तो हम लोग 2 वैरायटी यहाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि मरान और नादिया लगाइए इसका, क्योंकि उपज क्षमता बहुत ही अच्छा है। इसका मरान का उपज क्षमता 1 हेक्टेयर में 130 क्विंटल से ले प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल है और नादिया का 200 प्रति क्विंटल से लेकर 250 प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों सब कुछ करने के बाद एक गलत करते हैं कि सीड का उपचार नहीं करते हैं। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सीड आप खेत तक लाएं उनको निश्चित रूप से उपचारित करें, क्योंकि उपचारित में कोई खर्च नहीं आती है। और यहीं उपचारित करने के बाद हमारा इसी जगह 60 से 70% हमारा रोग नियंत्रण हो जाता है। तो सब किसान भाई जानते हैं कि बेविस्टीन आती है और कार्बेंडाजिम आती है, प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से आधे घंटे तक उपचारित करें। उपचारित करने के बाद घोल से निकालकर आधे घंटे तक छाया में सुखा दें। उसके बाद खेतों में लगाएं। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि रो की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधा से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
दूसरी बात है कि जब किसान भाई खेत में अदरक लगाते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ने से हानि होती है। तो खुला नहीं छोड़े, रोपने के बाद उसमें नीम ये शीशम का हरी पत्ती हो या मकई का डंठल से पूरी तरह उसको ढक देना चाहिए। इससे हमारा जर्मिनेशन 100% निश्चित हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने दुधारू पशुओं का पालन किया है वो इस समय अपने पशुओं की देखरेख पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि पशु स्वस्थ रहें और उनसे दूध का अधिक उत्पादन भी मिलता रहे। इसलिए आप इनके आवास और आहार का प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार पंजियार। ये किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है गर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज कर रहा है, हमारे प्रकृति का वातावरण में जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के बीच करीब करीब छूने जा रहा है। होता क्या है किसान भाई, इसमें बॉडी का जो एनर्जी, पशु को जो आप खिलाते हैं किसान भाई, उसका मैक्सिमम एनर्जी जो है यूज हो जाता है। पशु अपना टेम्परेचर को, अपना सिस्टम को बैलेंस करने में उसका एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो प्रोडक्शन पर्पस है, उत्पादन पर्पस जो एनर्जी नेट रहना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध में उत्पादन में कमी हो जाती है। गर्मियों के दिन में देखिएगा पशु में क्या परिवर्तन होता है किसान भाई। पशु पहले तो एक जब टेम्परेचर 30-32 रहता है तो हाँफने लगती है, जिसको पेंटिंग कहते हैं। मुंह से लार गिरने लगता है, पसीना चलने लगता है। तो इस पर जानवर की ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और दूध उत्पादन में जो एनर्जी शिफ्ट होना चाहिए वो कम मिलता है। परिणाम स्वरूप ये दूध उत्पादन कम होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी अपने गाय व भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा और इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। सबसे पहले किसान भाई, घर जो है डेयरी एनिमल का बहुत बड़ा चीज है, आश्रय। क्योंकि डेयरी एनिमल ये नहीं है कि दिन भर ग्रेजिंग 8 घंटा करता है। घर का जो हो वो ऊपर में शेड हो। अब मोस्टली फार्मर्स लोग या तो एस्बेस्टस का बनाते हैं या तो टीना का। नहीं किसान भाई, अगर एस्बेस्टस बनाए हैं तो उसके ऊपर पुआल डालिए। अगर चूंकि वो दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, अगर टीना का है तो उसके ऊपर भी फूस डालिए। ये और उसको टीना का है तो उसको वाइट पेंट से पेंट कर दीजिए ताकि रिफ्लेक्ट करे, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करे, रिफ्लेक्ट करे। फूस डालिए। उसका जो खिड़की है, मतलब खिड़की के चारों साइड में जूट का बोरा, जूट का गनी बैग जिसको कहते हैं, उसको भिंगा के खिड़की के चारों ओर डालिए, जिससे गाय अपने आप को आराम फील करता है। अगर हो सके तो गाय के शरीर के ऊपर अगर हो सके तो ये आप झरना पानी का फव्वारा दीजिए। शाम के टाइम में आप फव्वारा चलाइए तो इससे गाय आराम फील करती है। दूसरा फीडिंग जो है, भोजन गाय को या तो सुबह 8 से 10 के बीच कर लीजिए, नहीं तो लेट इवनिंग से 5 बजे 4 बजे के बाद कीजिए। तो पशुपालक भाई अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखे चारे खिलाएंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि पशुपालक भाई जो हरा चारा इत्यादि खिलाते हैं उसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसके लिए वह अपने दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्व मिलाकर खिलाएंगे। चाहे इसे वह खनिज लवण के रूप में खिला सकते हैं या जो पशुपालक भाई आटा खिलाते हैं उसमें अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वहन हेतु 1 किलोग्राम दाना मिश्रण आप अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना जरूरी होता है।
फीडिंग कराने में आप ये सावधानी रखिए कि दोपहर में नहीं कराना है। फीडिंग जो कराना है उस फीडिंग में अब देना क्या है। फाइबर मतलब गाय के भोजन में अब मतलब फाइबर युक्त मतलब ये भूसा कम करेंगे, दाना की मात्रा बढ़ा देंगे, सीधा सीधी मोटा मोटी। दाना में अब कौन, मक्का में जो है फाइबर कम है, एनर्जी ज़्यादा है, हाईली फर्मेंटेबल है। गर्मी के दिनों में गाय को स्वेटिंग भी ज़्यादा होता है, पसीने में देखिएगा सोडियम और पोटासियम काफ़ी निकलता है। पोटासियम का किसान भाई काम है कि वो स्ट्रेस मेंटेन करता है। तो मिनरल मिक्सचर की भी मात्रा किसान भाई जैसे 25 से 30 ग्राम है तो गर्मी के दिन में 50 से 70 ग्राम पर डे कर देना चाहिए। और खास करके पोटासियम रिच वाला मिनरल मिक्सचर वो ज़्यादा देंगे, क्योंकि पोटासियम जो है स्ट्रेस को मैनेजमेंट करता है और सोडियम जो है जो स्वेटिंग होता है उससे सोडियम निकलता है, तो इससे ये करेंगे। फ्रेश वाटर, ये नहीं कि सुबह पानी डाल दिए रात भर वही पानी, हमेशा दिन में कम से कम 3 बार आप अपने नाद का पानी बदलिए और फ्रेश वाटर पानी आप अपने मवेशी को दीजिए। आप पानी इन्हें की खोए ना, हमेशा उसके सामने पानी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। तो इन सब बातों पे किसान भाई अगर ध्यान दीजिएगा तो दूध उत्पादन में बरकरार रहेगा और पशु की कमजोरी, पशु का स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव समोला, जिला धौलपुर के किसान ब्रिजेंद्र कुमार ने। आप खीरे की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो ब्रिजेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मित्रों, आज हम कीड़े में होने वाली बीमारियों और उनके निर्वहन के बारे में जानकारी लेंगे। कीड़े में प्रमुख रूप से हमको 4 या 5 बीमारी देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से कीड़े में होता है एक डैम्पिंग ऑफ। सबसे पहले हम जब सीडलिंग स्टेज में जब कीड़ा होता है रोपने के बाद हमारे डैम्पिंग ऑफ जो कि एक बहुत प्रमुख बीमारी है, जो इस बीमारी का प्रमुख लक्षण ये है कि जब रोपनी हो जाता है उसके बाद पौधा एकदम तार के जैसे हो जाता है और जब इस पौधे को हम उखाड़ेंगे तो इसका जड़ नहीं दिखाई देता है और एकदम ये पौधा बीच में से कट जाता है। और इस बीमारी को रोकने के लिए इसका सीड ट्रीटमेंट मतलब बीजोपचार करना है। अगर पौधा बीज लगाने से पहले अगर इसको कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से अगर बीजोपचार कर देते हैं, ये बीमारी सीडलिंग स्टेज में नहीं आता है। जब ये बीमारी सीडलिंग स्टेज में नहीं आता है और पौधा एकदम 15-20 दिन का हो जाता है, उसके बाद ये बीमारी उसमें नहीं लगता है। और इसके बाद कीड़े में प्रमुख बीमारी ये है कि डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू किसी भी अवस्था में आ सकता है और डाउनी मिल्ड्यू का ये लक्षण है कि ये जो बीमारी है जैसे पत्तों के ऊपर पीला रंग के धब्बे दिखते हैं और इस धब्बे के नीचे अगर हम पत्ते को उलट के देखा जाए तो हमको सफ़ेद रंग का फफूंद को दिखाई देता है। ये इसका प्रमुख लक्षण है। और इस बीमारी को रोकने के लिए किसान बंधु को ये करना है कि मेटालैक्सिल एमजेड मतलब एक फफूंदनाशी है, इसमें 2 फफूंदनाशी का मिश्रण है, एक मेटालैक्सिल और मैंकोजेब। इस फफूंदनाशी को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है और इसको 15 दिन के बाद फिर से रिपीट करना है। ये बीमारी ये है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू है। ये भी एक फफूंद से आने वाली बीमारी है। पाउडरी मिल्ड्यू का जैसे नाम बोला जाता है पाउडरी मतलब पत्तों के ऊपरी हिस्से में एक पाउडर जैसा फफूंद की दिखाई देता है और ये एकदम से बहुत ही कम दिनों में इसका बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सारे पौधे ऐसे लगता है कि कोई भस्म से छिड़का हुआ हो। इस तरह के अगर बीमारी का लक्षण हम 1-2 पत्ते में दिखता है तो सल्फर का इस्तेमाल ना करें। इससे अलावा और कोई भी फफूंदनाशी जैसे कि हेक्साकोनाजोल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर किसान बंधु इस्तेमाल करेंगे ये 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें।
किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए इनका समेकित रोग नियंत्रण जरूरी है, जिसके तहत सबसे पहले है रोगरोधी किस्मों का चयन। हमेशा रोगरोधी किस्मों की बुवाई करना सही रहता है। साथ ही बुवाई के पूर्व बीजों को फफूंद नाशक से दवा से उपचारित करें। जहां तक हो सके खेत के खरपतवारों से मुक्त रखें। रोग ग्रसित पौधा दिखाई देने पर उसे उखाड़कर नष्ट कर दें। रोगों की अधिकता होने पर सही फसल चक्र को अपनाएं। रोगवाहक कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा और चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। इस प्रकार कद्दू वर्गीय फसलों में रोगों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।